Hello aspirants, welcome to NurtureNet, your one-stop destination for everything you need to crack UGC Net Home Science. And here I'm back with another video. तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि इफेक्ट ऑफ कुकिंग क्या होता है फूड के ऊपर, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू और फिजिकल एट्रीब्यूट्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। और जैसा कि मैंने कहा था काफी लंबा टॉपिक है, तो उसको डिस्कस करने के लिए हमें 2 पार्ट की जरूरत होगी। तो आज मैं सेकेंड पार्ट लेकर के आई हूँ, फूड प्रिजर्वेशन और एप्लीकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फूड प्रिजर्वेशन से पहले हमें समझना पड़ेगा कि फूड प्रोसेसिंग क्या होती है, राइट। फूड प्रोसेसिंग एक पार्ट, फूड प्रिजर्वेशन पार्ट है फूड प्रोसेसिंग का ही। और जिस तरीके से मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था, बताया था कि जो भी फूड आइटम है वो एज इट इज हमारी प्लेट में नहीं आ जाता है, उसे प्लेट में आने के लिए प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ती है, राइट। एग्जाम्पल हमने लिया था गेहूं का, ठीक है, वीट। तो वीट जो है उसे उगाने के लिए उसके बाद उसका हार्वेस्ट किया जाता है, हार्वेस्टिंग का टाइम लिया जाता है पूरी तरीके से। जब उग जाता है, फसल जब हो जाती है, तो उसके बाद उसे हार्वेस्ट किया जाता है, राइट। देन उसे क्लीन किया जाता है, डीहस्क किया जाता है, उसकी फिर पैकेजिंग होती है। मतलब जो किसान है वो बेचता है, जो भी मार्केटिंग पर्सन होता है उसको, और फिर उसके बाद में उसकी पैकेजिंग होती है। पैकेजिंग होने के बाद में उसे स्टोर किया जाता है, तब जाकर के कहीं कंज्यूमर उसे खरीदता है, ठीक है। या फिर वही पैकेजिंग जो होती है दूसरे किसी मार्केटिंग पर्सन के पास जाती है जो उसका आटा बना करके बेचता है, इस तरीके से। देन आफ्टर दैट जब वो आटा बन जाता है, उसकी रोटी बनती है, कुकिंग प्रोसेस होती है, उसके बाद आपकी प्लेट में ये जो फूड आइटम है वो आता है, ठीक है, रोटी जो है वो आती है। तो ये पूरा जो प्रोसेस होता है इसी को कहा जाता है फूड प्रोसेसिंग, वेयर जो भी फूड आइटम है वो खाने लायक बनाया जाता है, एडिबल बनाया जाता है, ह्यूमन कंजप्शन के अकॉर्डिंग रखा जाता है। देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है, फूड प्रोसेसिंग इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कुक्ड इंग्रेडिएंट्स बाय फिजिकल और केमिकल मीन्स इनटू फूड। तो कुक्ड इंग्रेडिएंट्स जो हैं उसका ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है, रॉ से कुक्ड फॉर्म में लाया जाता है, चाहे फिजिकल या केमिकल मीन्स से हो, किसी भी तरीके से, या फिर फूड इनटू अदर फॉर्म, एक फूड को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। ओके, एग्जाम्पल एक लेकर के चलते हैं, जैसे कि हम मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। मिल्क को चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो प्रोसेस जो होती है उसे फूड प्रोसेसिंग कहा जाता है। ओके, फूड प्रोसेसिंग कंबाइंस रॉ फूड इंग्रेडिएंट्स टू प्रोड्यूस मार्केटेबल फूड प्रोडक्ट्स दैट कैन बी इजिली प्रिपेयर्ड एंड सर्व्ड बाय द कंज्यूमर। तो फूड प्रोसेसिंग जो रॉ फूड इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसको कंबाइन करके किया जाता है, ठीक है। कोई नया प्रोडक्ट बनाया है, जैसे कि अब आपको चाहिए कि भाई आजकल तो बहुत ज्यादा मिलने लगा है कि जो रेडीमेड फूड या फिर इजी टू मेक फूड या प्री प्रिपेयर्ड फूड होता है ना, रेडी टू ईट फूड जिसको कहा जाता है, कि बस आपको कुछ नहीं करना है। सूप्स का एग्जांपल ले सकते हैं कि सिर्फ पाउडर आता है, उसको आपको सिर्फ गर्म पानी उसमें मिक्स करना है और सूप जो है वो रेडी हो जाता है थोड़ी देर में, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, प्रोसेसिंग में यही सब चीजें करी हैं कि उसमें इंग्रेडिएंट्स जो है रॉ इंग्रेडिएंट्स जो है उसको मिक्स किया गया है, और फिर आपके पास में एक ऐसा प्रोडक्ट आया, मार्केटेबल फूड प्रोडक्ट आया है जो कि इजी टू प्रिपेयर है और सर्व किया जा सकता है इजीली, राइट। Then है food processing involves the conversion of raw materials and ingredients into an acceptable food product for the consumer. Food processing वही चीज जो मैंने आपको समझाई, वही लिखा हुआ है कि कन्वर्जन होता है रॉ मटेरियल का या फिर इंग्रेडिएंट्स का कुछ इस तरीके से कि फूड प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूमर के कंजप्शन लायक बने। It encompasses every aspect necessary to transport raw material from the harvest site through packaging and merchandising. सिर्फ और सिर्फ खाना पकाना ही फूड प्रोसेसिंग का पार्ट नहीं है, ट्रांसपोर्ट से लेकर के हार्वेस्ट साइट से लेकर के आना, पैकेजिंग करना, मर्चेंडाइजिंग करना, उसका मार्केटिंग करना, और जब तक वो कंज्यूमर की प्लेट में ना पहुंच जाता है तब तक वो कहलाता है फूड प्रोसेसिंग। ओके, दीज ऑल द प्रोसेस इंक्लूडेड होते हैं इसके अंदर। फूड प्रिजर्वेशन भी पार्ट है प्रोसेसिंग का, कैसे ही हम आगे समझेंगे। अब हम ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं फूड प्रोसेसिंग के क्या होते हैं। सबसे पहले इम्प्रूव सेफ्टी, फूड की सेफ्टी को बढ़ाना एक ऑब्जेक्टिव है फूड प्रोसेसिंग का, एक मतलब कि एम है। ओके, तो जब भी हम फूड प्रोसेसिंग की बात करते हैं हम फूड को ऐसा बनाना चाहते हैं कि वो खाने लायक हो, राइट।
हर कोई फूड आइटम आपके खाने लायक नहीं होता। आप गेहूं डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते, दालें आपको जैसी मिली है वैसे डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते, है ना। मान लीजिए कि आप कोई सी फूड है, सी फूड एज इट इज भी कंज्यूम नहीं किया जा सकता, बिकॉज बहुत सारे सी फूड होते हैं वो पॉइजनस होते हैं। तो उसके लिए भी प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ती है कि वो पॉइजनस ना हो, आपके खाने आपकी प्लेट में वो ऐसा आए कि आपको उससे कोई नुकसान ना हो। इसी दैट देयरफॉर फूड सेफ्टी इंप्रूव करना एक ऑब्जेक्टिव है फूड प्रोसेसिंग का। शेल्फ लाइफ बढ़ाना ये भी फूड प्रोसेसिंग का एक ऑब्जेक्टिव है, विच इज ऑब्वियस, क्योंकि हम प्रिजर्वेशन क्यों करते हैं, शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए ही करते हैं, ठीक है। हमने एग्जाम्पल देखा था किसका, दूध का दही से कन्वर्ट होने का, ठीक है। तो दूध एज कंपेयर टू दही कम टाइम तक चलेगा, बट दही जो है वो काफी लंबे टाइम तक आप यूज कर सकते हैं अगर उसको रेफ्रिजरेट करके रख दिया जाए तो, राइट। दूध जो है वो 2 दिन से ज्यादा नहीं चल सकता, अगर रेफ्रिजरेशन भी किया जाता है तो फिर अगर आप उसको वापस गर्म करके पियोगे तो वो खराब हो जाएगा, दैट इज नॉट गुड फॉर कंजप्शन। तो यहाँ पर शेल्फ लाइफ बढ़ाने की जब बात आती है तो फूड प्रोसेसिंग इंपॉर्टेंट होता है। फिर आता है इम्प्रूव न्यूट्रिशनल वैल्यू। जो भी न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है फूड आइटम्स की, उसको इम्प्रूव करने के लिए भी प्रोसेसिंग होती है। पहले हमें पता है कि जो ऑयल होता है उसमें विटामिन ई पाया जाता है, बट अब क्या होने लगा है, धीरे धीरे करके एनरिचमेंट होता है। एनरिचमेंट यानी कि कुछ और एड ऑन न्यूट्रिएंट्स डाल दिए जाते हैं प्रोसेसिंग के थ्रू, जिससे कि जो भी फूड आइटम है वो ज्यादा से ज्यादा एक तो बिके, दूसरा वो ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशनल बने, और स्पेसिफिकली जो अब जाकर के लोगों में जिस चीज की ज्यादातर कमियां आने लगी है, ठीक है, तो उसका भी एनरिचमेंट, उसका जो डेफिशिएंसी है उसको पूरी किया जा सके, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल है कि प्रोसेसिंग करके नॉर्मल सॉल्ट में आयोडाइड नॉर्मल सॉल्ट को आयोडाइड सॉल्ट में बदला जाता है, ठीक है, ये एग्जाम्पल। तो ये कब हुआ था, ये काफी पहले हुआ था जब लोगों में बहुत ज्यादा गोइटर की डेफिशिएंसी, सॉरी आयोडीन की डेफिशिएंसी बढ़ गई थी, गोइटर होने लगा था, है ना। तो उस टाइम पर गवर्नमेंट ने क्या किया था कि हम कुछ ऐसा इम्प्रोवाइज करें, हम कुछ ऐसा एनरिचमेंट करें या फिर फोर्टिफिकेशन करें, ठीक है, जिसमें क्या हो कि लोगों तक वो चीज पहुंचे। तो नमक तो हर कोई खाता है ना, तो वो पहुंचाने के लिए उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाया गया, मतलब कि सॉल्ट में आयोडीन की मात्रा को प्रोसेसिंग के थ्रू डाला गया जिससे लोगों तक पहुंचा। तो दिस इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यू कैसे बढ़ती है थ्रू फूड प्रोसेसिंग। लास्ट है एनहेंस पैलेटेबिलिटी। ऑब्वियस सी बात है कि आप कच्चा खाना नहीं खा सकते, राइट। वी नीड समथिंग, वी नीड अ टेस्ट, वी नीड टेक्सचर, वी नीड अपीयरेंस। सबसे पहले आपकी प्लेट में कोई खाना आएगा तो आप क्या करोगे, सबसे पहले हम उसको देखते ना उसकी शक्ल कैसी है ना, कलरफुल है या नहीं है, डल सा कलर तो नहीं है ना, उसका सुंदर दिख रहा है। अब मान लो कि आपका मन किया फ्रेंच फ्राइज खाने का, तो फ्रेंच फ्राइज का जो कलर होता है, एक्चुअली में जो अपीयरेंस होता है वो आपको दिखेगा तो ही आप खाएंगे ना। अगर वो काला हो जाएगा या दूसरा कोई हरा कलर हो जाएगा तो आप उसको कंजप्शन नहीं करेंगे, बिकॉज अपीयरेंस मैटर्स, ठीक है। ऐसे ही टेस्ट और टेक्सचर भी मैटर करता है। तो इस पैलेटेबिलिटी को एनहेंस करने के लिए, किसी भी फूड को खाने लायक बनाने के लिए फूड प्रोसेसिंग इंपॉर्टेंट होती है, ओके। अब इंपॉर्टेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग वही चीज है जो मैंने आपको समझाया था लास्ट, ऑब्जेक्टिव्स भी उसके वही, इंपॉर्टेंस भी यही है कि न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है, इंप्रूव हो जाती है, पैलेटेबिलिटी एनहेंस हो जाती है, शेल्फ लाइफ एक्सटेंड हो जाती है, बढ़ जाती है, और फूड सेफ्टी जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव्स भी है और यही इंपॉर्टेंस भी है। अगर हम नहीं करते हैं तो ये सारी चीजें हमें नुकसान दे सकती है, प्रॉपर न्यूट्रिशन में नहीं मिल पाएगा, पैलेटेबिलिटी एनहेंस नहीं हो पाएगी, कच्चा खाना हम कैसे खा सकते हैं, राइट। फिर उसके बाद सेफ्टी नहीं है, फूड सेफ्टी नहीं है, हमें नहीं पता जो हमारी प्लेट में आ रहा है वो बिना प्रोसेसिंग के अगर आ रहा है ना, कच्चा अगर आप खाना खा रहे हो तो वो जहरीला है या उसमें कुछ ऐसे कंपाउंड्स है जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, वी डोंट नो दैट, दैट्स व्हाई प्रोसेसिंग इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोसेसिंग वही चीज है जो मैंने आपको लास्ट समझा, ऑब्जेक्टिव जो है वही इंपॉर्टेंस भी है समवट, ओके। तो अब हम प्रिजर्वेशन पर आ जाते हैं। प्रिजर्वेशन में क्या होता है, फूड प्रिजर्वेशन में, कि इस प्रोसेस में जो भी फूड आइटम होता है उसका शेल्फ लाइफ बढ़ाने की कोशिश की जाती है। किस तरीके से, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या तो उसको मार के या तो उसकी एक्टिविटी को रोक करके किसी ना किसी तरीके से। वो कैसे होता है हम आगे समझेंगे, ठीक है। तो फूड प्रिजर्वेशन एक प्रोसेस है ट्रीटिंग एंड हैंडलिंग फूड इन सच अ वे एज टू स्टॉप और ग्रेटली स्लो डाउन इट्स स्पॉइलेज, ठीक है। या तो स्पॉइलेज को रोक दिया जाए या उसको स्पॉइलेज को बहुत ही स्लो डाउन कर दिया जाए, जिससे कि खराब होने के पहले जो भी कंज्यूमर है वो फूड आइटम को कंज्यूम कर ले। एंड टू प्रिवेंट फूड बॉर्न इलनेसेस, ऑब्वियस इफ यू आर नॉट
लाइक हैविंग स्पॉइल्ड फूड अगर आप नहीं लोगे तो फूड बॉर्न इलनेसेस नहीं होगी। तो ये प्रिवेंट करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि जो भी फूड आइटम है उसको फूड प्रिजर्वेशन करना पड़ता है while मेंटेनिंग द फूड आइटम्स न्यूट्रिशनल वैल्यू टेक्सचर एंड फ्लेवर। इसके साथ साथ फूड आइटम्स का न्यूट्रिशनल वैल्यू टेक्सचर और फ्लेवर भी बना रहना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं कि प्रिजर्वेशन किया तो उसका टेक्सचर और फ्लेवर चला गया, ठीक है, वो रह करके उसको रिटेन करके प्रिजर्वेशन किया जाता है। अब प्रिजर्वेशन का एक चीज आप समझ लीजिए कि जहां पर भी मॉइस्चर है वहां वहां माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ ज्यादा है, ठीक है। जहां मॉइस्चर कम है वहां माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ कम होती है। तो प्रिजर्वेशन के काफी सारे ऐसे मेथड्स हैं जो इस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, वो हम आगे देखेंगे कौन कौन से हैं, वो मैं आपको एग्जांपल के साथ में समझाती जाऊंगी, ठीक है। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रिजर्वेशन देख लेते हैं हम कि फूड प्रिजर्वेशन का ही प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो प्रिजर्वेशन का पहला प्रिंसिपल है कि सबसे पहले प्रिवेंशन होना चाहिए या फिर डिले होना चाहिए माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन का। मतलब कि किसी भी तरीके से माइक्रोब्स के थ्रू, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू खाना खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है। या तो उसको रोक देंगे, उसकी ग्रोथ को रोक देंगे, या फिर उसकी ग्रोथ को या उसके एक्शन को धीमा कर देंगे, डिले कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन और डिले ऑफ सेल्फ डिकम्पोजिशन ऑफ द फूड। हमारी तरफ से खुद के सेल्फ डिकम्पोजिशन से नहीं होना चाहिए खाना खराब। जैसे कि हम बहुत ही छोटी छोटी माइनर गलतियां करते हैं, जैसे हम गंदे हाथों से अगर कोई चीज आपने उठा ली है तो यहाँ पे क्या हुआ, फूड खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है, किसी के घर में अगर नॉनवेज बनता है तो आपने नॉनवेज वाला चाकू जो है वही वेज खाने में यूज कर लिया है और फिर उसके बाद आपने आधा काट करके उसको स्टोर करके रख दिया, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है नॉनवेज की, जो कि ज्यादा होते हैं नॉनवेज में, वो चले जाएंगे वेज वाले खाने में, फिर वो जल्दी खराब होगा, ठीक है। इस तरीके से छोटी छोटी गलतियां होती है, खाने के पहले हाथ धोना, ये सारी चीजें आ जाती है इसके अंदर। तो हमारे खुद की तरफ से वो खाना खराब नहीं होना चाहिए, हम ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करें, ठीक है। फिर आता है प्रिवेंशन ऑफ डैमेज। डैमेज प्रिवेंशन कैसे होता है कि पेस्ट कंट्रोल होना चाहिए किचन में, कि भैया आपके किचन में या फिर जहां आपका स्टोरेज एरिया जहां पर आप खाना रखते हैं वहां पर कीड़े मकोड़े नहीं होने चाहिए, चूहे वगैरह नहीं होने चाहिए, ठीक है। आपने देखा होगा कि ज्यादातर अगर हम बड़े बड़े इंडस्ट्री की बात करें या किचन या होटल्स की बात करें ना, तो ज्यादातर वहां पर पेस्ट कंट्रोल जो होते हैं उनके किचन में होते हैं, क्योंकि वहां पर खाना है और खाने के साइड में ज्यादातर जो रोडेंट्स होते हैं, रोडेंट्स मतलब चूहे, वो चूहे या कीड़े मकोड़े के पड़ने के ज्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए वो बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत ही सावधानी से चलते हैं। तो ये प्रिवेंशन ऑफ डैमेज क्या है, यही है कि हमको किसी दूसरे थर्ड पर्सन के डैमेज से हमारा फूड बचाना है, ठीक है। या फिर पैकेजिंग में एक चीज ये भी हो जाती है इसमें कि पैकेजिंग में कभी गड़बड़ हो जाती है, कहीं से कुछ लीकेज हो गया है या उसकी वजह से कोई फूड आइटम डैमेज हो गया, ठीक है। मैं मान लो कि मैं टमाटर खरीद करके लेकर के आई हूँ, ठीक है। अब मैंने टमाटर को ऐसी जगह रख दिया है, डिग्गी में डाल दिया मैंने, जगह नहीं फिर भी मैंने उसके अंदर डाल दिया, अब मैं डिग्गी बंद कर दूंगी तो क्या होगा, वो टमाटर बेचारे पिचक जाएंगे, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का डैमेज होता है कि कहीं पैकेजिंग में या फिर ट्रांसपोर्टेशन में कोई फूड आइटम खराब हो जाता है, उसमें भी फूड प्रिजर्वेशन में प्रॉब्लम आती है। तो ये भी एक प्रिवेंशन है कि फूड प्रिजर्वेशन में इस तरीके का डैमेज प्रिवेंशन भी रोकना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम टेक्निक्स देख लेते हैं प्रिजर्वेशन की कौन कौन सी होती है। बहुत सारी टेक्निक्स हैं, इनमें से कुछ टेक्निक्स आपको पता होंगी, घर पे भी यूज करी जाती है, बहुत नॉर्मल तरीके से यूज करी जाती है, ठीक है। तो सबसे पहला आता है लो टेम्परेचर से। लो टेम्परेचर से प्रिजर्वेशन कैसे हो सकता है, फ्रीजिंग, डिहाइड्रो फ्रीजिंग से, ठीक है। फ्रीजिंग का मतलब है कि आपने कोई चीज जमा दी है। अब फ्रोजन फ्रूट तो आजकल बहुत चल गया है, फूड जो भी फूड आइटम्स जो है फ्रोजन वाले, फ्रोजन मटर आ जाती है, फ्रोजन मोमोज आ गए हैं, फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज आ गए हैं, फ्रोजन पोटैटोज आ गए हैं, सब कुछ ही ऑलमोस्ट फ्रोजन आने लग गया है, ठीक है। स्पेसिफिकली जो फॉरेन कंट्रीज होती है वो ज्यादा यूज करती है, बिकॉज उनके पास में इतना टाइम नहीं होता कि भैया वो खरीद करके लेकर के आए रोज रोज और जो फ्रेश बनाए फ्रेश खाए, तो वो क्या करते हैं हफ्ते भर का पूरा भर लेते हैं, फ्रोजन ले आते हैं उठा के। तो लो टेम्परेचर भी एक तरीके से एक प्रिजर्वेशन टेक्निक है। इसमें होता क्या है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इस चीज को ध्यान में रखना कि जहां पर भी वाटर होगा, मॉइस्चर होगा, ठीक है, वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो रहते हैं उनकी एक्टिविटी ज्यादा होती है, ठीक है, वो ग्रो करने के चांसेस उनके बढ़ जाते हैं। तो फ्रीजिंग में हम क्या करते हैं, फ्रीजिंग में हम यही पानी जो है, जो मॉइस्चर होता है फूड आइटम में, वो जमा देते हैं। अब हमने जब जमा दिया है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम कैसे कर पाएगा, उसको फेवरेबल टेम्परेचर कैसे मिला, नहीं मिला ना। तो मतलब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, खाने को बचा रहे हैं खराब होने से थ्रू फ्रीजिंग या डिहाइड्रो फ्रीजिंग। डिहाइड्रो फ्रीजिंग का मतलब है कि पहले
जो भी आइटम है आपका उसका पानी सुखाया जाता है, उसके बाद उसे फ्रीज कर दिया जाता है। मतलब कि यहाँ डबल काम हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ हमने जमाया नहीं है, यहाँ पर हमने पानी एक्स्ट्रा निकाल भी लिया है। 50% 40% तक उस खाने में से पानी निकाल दिया और उसके बाद उसे तुरंत फ्रीज कर दिया। तो अब और ज्यादा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है वो रुक जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में बाई हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर मतलब कि यहाँ हम लो टेम्परेचर पे कर रहे थे, यहाँ हम हाई टेम्परेचर पे कर रहे हैं। यहाँ पे हमने जो टेम्परेचर है उसको बढ़ा दिया है। तो अब इसमें क्या हो रहा है, जो लो टेम्परेचर था वहां जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लो टेम्परेचर सहन नहीं कर सकते वो मर जाएंगे, और जहां यहाँ हाई टेम्परेचर है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हाई टेम्परेचर सहन नहीं कर सकते वो मर जाएंगे, इस तरीके से। ठीक है, तो पैस्चराइजेशन आता है, ब्लांचिंग आता है, कैनिंग आता है, बॉइलिंग भी आता है इसके अंदर। ठीक है, पैस्चराइजेशन में क्या होता है, पैस्चराइजेशन दूध का होता है। ठीक है, पास्चराइज्ड मिल्क आपने सुना होगा। ठीक है, या पास्चराइज्ड बटर मिल्क। तो पैस्चराइजेशन में एक्चुअली क्या होता है कि जो भी लिक्विड है आपका, फॉर एग्जांपल मिल्क ही है, मिल्क को बहुत हाई टेम्परेचर पे बॉईल किया जाता है अप टू 70-80 डिग्री सेल्सियस, और फिर तुरंत उसको माइनस में लेकर के जाया जाता है, उसे तुरंत ठंडा किया जाता है। नॉट माइनस, माइनस में तो जम जाएगा। 6 डिग्री सेल्सियस 5 डिग्री सेल्सियस तक उसको वापस से ठंडा किया जाता है। ठीक है, अभी नॉर्मल ठंडा नहीं होता कि भाई ऐसा रख दिया ठंडा हो जाए फ्रिज में डाल दिया, जो हम नॉर्मल करते हैं मिल्क के साथ में, वो नहीं होता है। तुरंत उसे ठंडा किया जाता है, जैसे ही गर्म हुआ वैसे तुरंत उसे ठंडे कंटेनर में या फिर किसी और दूसरी ऐसी चीज में जहां से तुरंत ठंडा हो मिल्क, उसमें डाल दिया जाता है। तो उससे क्या होता है, हाई टेम्परेचर पे आप लेकर के गए हो लिक्विड को, उसके सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हाई टेम्परेचर को नहीं झेल सकते वो सब मर जाते हैं। फिर तुरंत उसे लो टेम्परेचर पे लेकर के आए हैं, तो जितने भी लो टेम्परेचर वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हाई में बच गए थे वो लो में मर जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये आपने फिर से स्पॉइलेज और ग्रोथ जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का या फिर उनकी एक्टिविटी जो है उसको रोक दिया। ठीक है, फिर आता है ब्लांचिंग। ब्लांचिंग प्रोसेस हमने पहले भी पढ़ी थी, जो हमने कुकिंग देखा था। ब्लांचिंग कैसे होता है मैंने आपको बताया था कि इस प्रोसेस में बॉइलिंग वाटर जो होता है उसमें 2 से 3 मिनट के लिए आपका फूड आइटम डाल दिया जाता है। ठीक है, और तुरंत निकालने के बाद में उसे ठंडे पानी में डाला जाता है ताकि उसकी कुकिंग रुक जाए, है ना। अब उसके बाद में ब्लांचिंग प्रोसेस ज्यादातर किस लिए यूज होती है, फ्रीजिंग के लिए। जो आइटम्स या फिर जो फूड आइटम्स आप फ्रीज करने के लिए चाहते हो उसके पहले उसकी ब्लांचिंग होती है। ये भी वही सेम प्रोसेस है कि पहले हाई टेम्परेचर करके 2 से 3 मिनट सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हाई टेम्परेचर पे नहीं रह सकते उनको मार दिया और फिर तुरंत उसे फ्रीज कर दिया। ठीक है, लास्ट है हाई टेम्परेचर का कैनिंग। कैनिंग के प्रोसेस में क्या होता है कि जो भी फूड आइटम है उसे स्टोरेज, उसका शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उसे डब्बा बंद खाना जिसको हम कहते हैं कैनिंग, वो कहलाती है। ठीक है, तो उसको कैनिंग मतलब उसको डब्बे में बंद कर दिया जाता है। तो ज्यादातर आप देखेंगे फ्रूट्स और जो नॉनवेज होता है जैसे कि चिकन हो गया या फिर फिश हो गया, तो फिशेस की ज्यादातर कैनिंग की जाती है, फ्रूट्स की कैनिंग होती है। पाइनएप्पल कैंड वाला भी आता है। ठीक है, बट उसमें होता यह है कि जो ऊपर का जो कैन होता है ना उसको पहले स्टेरिलाइज किया जाता है अच्छी तरीके से। ठीक है, स्टेरिलाइज एज इन कि उस पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ ना हो, इसीलिए उसे पूरी तरीके से साफ किया जाता है, या तो उसे हॉट वाटर से, हॉट स्प्रे से या किसी तरीके से उसका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है उसके ऊपर के वो सारे मारे जाते हैं। फिर उसमें एक ब्राइन सॉल्यूशन डाला जाता है। ब्राइन सॉल्यूशन मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन होता है, किसी चीज का भी हो सकता है, सॉल्ट का हो सकता है, शुगर का हो सकता है, विनेगर का हो सकता है। ठीक है, तो सॉल्ट का डिपेंड्स ऑन द फूड एक्चुअली। अगर सी वाटर सी फूड है तो सॉल्ट होगा, ऑब्वियसली सॉल्ट का सोल्यूशन होगा, पानी और नमक का। अगर कुछ मीठा है जैसे कि फ्रूट्स हैं तो शुगर और पानी का सोल्यूशन होगा, हाई सोल्यूशन होगा। ठीक है, अगर पिकल्स वगैरह है तो विनेगर होगा, ऑलिव जो होते हैं वो विनेगर्स में रखे जाते हैं। ठीक है, जो अनियंस होते हैं उनको विनेगर में रखा जाता है, इस तरीके से। तो कैनिंग ऐसी होती है। फिर पैक होने के बाद में उसे वापस स्टेरिलाइज किया जाता है, या तो हॉट वाटर स्प्रे से या बॉईल करके या फिर मशीनरी के थ्रू, किसी भी तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर से ही उनको स्टेरिलाइज किया जाता है। फिर हम आते हैं केमिकल प्रिजर्वेशन पे। अब केमिकल प्रिजर्वेशन यहाँ पर 2 तरीके के, एक नेचुरल केमिकल कह सकते हैं आप, एक सिंथेटिक केमिकल जो कि फैक्ट्रीज में यूज होता है, इंडस्ट्रीज में यूज होता है। तो नेचुरल केमिकल, यहाँ पर केमिकल नाम क्यों दिया गया, क्योंकि हम सॉल्यूशन बनाते हैं, जैसे हमने कैनिंग में बात करी थी। तो कैनिंग का एक एग्जांपल यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, क्लास 1 में भी आ सकता है।
यहाँ पर सॉल्ट, शुगर, स्पाइसेस, विनेगर, हनी, एडिबल वेजिटेबल ऑयल, इन सब का एज अ केमिकल प्रिजर्वेशन यूज किया जाता है। ठीक है, सॉल्ट हाई कहाँ होता है, जैसे आपने पिकल्स देखे होंगे, है ना, जो अचार होता है, अचार में सॉल्ट बहुत हाई डाला जाता है। तो एक तरीके से सॉल्ट का कंसेंट्रेशन जो है उसको बढ़ाया जाए, सॉल्ट को केमिकल की तरह यूज किया जा रहा है ताकि जो भी फूड आइटम है उसमें पिकल्स आप जिस चीज का भी आप डाल रहे हैं उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ ना हो पाए। ओके, सेम शुगर का भी बनाया जाता है। शुगर का ज्यादातर जैम और जेलीज में होता है, आपने देखा होगा जैम और जेलीज में बहुत हाई शुगर होती है, तो वो सॉल्यूशन वहां काम आता है ताकि उसमें नेचुरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ ना हो पाए। ठीक है, स्पाइसेस हमारे, ये स्पाइसेस का एग्जांपल भी आप अचार को लेकर के चल सकते हैं, स्पाइसेस भी हम डालते हैं काफी अच्छा, ऑयल भी हम उसमें काफी अच्छा डालते हैं, है ना। ये सारे हमारे केमिकल जो है, ये नेचुरल केमिकल्स, मतलब घर पे जो हमारे अवेलेबल है, इसको हम एज यूज करते हैं प्रिजर्वेशन के लिए। सेकेंड आता है फिर बेंजोइक एसिड हो गया, सोर्बिक एसिड हो गया। ये ज्यादातर बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज होती है ना, फूड आइटम जो प्रोडक्शन करते हैं, जैसे केचप का प्रोडक्शन होता है ना, आपने जो भी पिकल्स का प्रोडक्शन होता है या चटनी वगैरह का प्रोडक्शन होता है, वहां पर वो ये यूज करते हैं। आप देखना कभी पीछे पलट के, उसमें लिखा होगा बेंजोइक एसिड, या प्रिजर्वेटिव्स में सोर्बिक एसिड, सॉल्ट्स, इस तरीके से यूज किया जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं ऑस्मोसिस पर। ऑस्मोसिस समवॉट सेम है यही, क्योंकि यहाँ पर भी हम कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ भी हम कंसंट्रेशन की बात करें केमिकल प्रिजर्वेशन में भी, तो यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन या तो शुगर का होगा या सॉल्ट होगा, राइट। जैसे मैंने अभी आपको कैनिंग में समझाया वैसा ही। जो फूड आइटम मीठा होता है, जैसे फ्रूट्स हैं, ओके, आंवला है, आंवले का मुरब्बा बनता है, तो उसमें शुगर सोल्यूशन ज्यादा, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर। अगर पिकल है या चटनी है तो उसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट जाएगा। ठीक है, फिर हम आते हैं डिहाइड्रेशन पर। डिहाइड्रेशन कैसे होता है, यहाँ पर जैसे हमने डिस्कस किया था कि पहले जो भी फूड आइटम है उसका वाटर कंटेंट जो है उसको हटाया जाता है, कम किया जाता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मॉइस्चर कम होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ कम होगी, उनका एक्शन जो है वो कम होगा, उनकी एक्टिविटी कम होगी। ठीक है, तो फ्रीज ड्राइंग में क्या होता है, ये सेम चीज है, डिहाइड्रो फ्रीजिंग या फ्रीज ड्राइंग सेम चीज है, दैट जो भी फूड आइटम है आपको पहले उसका वाटर कंटेंट हाफ कर देना है, उसके बाद उसे फ्रीज कर देना है। ठीक है, फिर आता है सन ड्राइंग। सन ड्राइंग में हमने देखा होगा आपने कि हमारे घर में ये काफी ट्रेडिशनल मेथड है, हमारे घर में मम्मी या फिर दादी जो थी, मम्मी या दादी जो होती हैं, वो आपने देखा होगा छत पे सुखा रहे हैं, दालें सुखाते हैं, पापड़ सुखाते हैं, अचार सुखाते हैं, ठीक है, गेहूं सुखाते हैं। क्यों सुखाते हैं, ताकि उसमें अगर मॉइस्चर आ चुका है तो वो मॉइस्चर जो है वो पूरी पूरी तरीके से हट जाए, ड्राई हो जाए। ठीक है, तो मॉइस्चर नहीं रहेगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे, आपका जो भी खाना है या जो भी आपका फूड आइटम है वो खराब नहीं होगा। ठीक है, ड्राइंग बाय ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस करने के बाद में हाई कंसंट्रेशन कुछ चीज जो है उसको, मतलब एग्जाम्पल, अगर आपने जेली बनाई है, जैम बनाया है या फिर आपने अचार बनाया है, वो करने के बाद में फिर उसे ड्राई किया जाता है। जैसे अचार हम धूप में रखते हैं, नींबू का अचार बनाने के बाद में धूप में रखा जाता है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑस्मोसिस हुआ, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट रखा है और उसके बाद उसे ड्राई किया गया धूप में ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ ना हो। ठीक है, ड्राइंग बाय मैकेनिकल ड्रायर्स। अब मैकेनिकल ड्रायर्स वहां काम आते हैं जहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, जहां पर प्रोडक्शन होता है बल्क में, तो वहां पर वो उनके पास में इतना सारा सामान है तो वो कहाँ सुखाएंगे भाई, उनकी इतनी बड़ी छत थोड़ी है कि हम सारी चीजें सुखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पापड़ बन रहे हैं, पापड़ बल्क में जहां बन रहे हैं वहां पर मैकेनिकल ड्रायर्स यूज किए जाते हैं उसको सुखाने के लिए। ठीक है, स्प्रे ड्राइंग में क्या होता है, गर्म भाप जो है वो थ्रू किसी इंस्ट्रूमेंट गर्म भाप ऐसे डाली जाती है फूड आइटम पे, और जो भी उसमें मॉइस्चर होता है वो वेपर बन के उड़ जाता है। फोम मैट ड्राइंग, इसमें भी वैसे ही होता है कि एक फोम या फिर मैट की तरह रहता है, उसमें आपका फूड आइटम को रख दिया जाता है, फिर नीचे से उसमें हीट जो है वो प्रोड्यूस करी जाती है। ठीक है, जिससे कि जो भी उसमें क्या कहते हैं वाटर कंटेंट जो है वो सारा भाप बन के उड़ जाए, ऐसे नहीं जला दिया जाता है, बहुत धीमी धीमी आंच पे होता है। ठीक है, फिर आता है ड्राइंग बाय स्मोकिंग। स्मोकिंग करके मतलब कि जो धुआं होता है, मतलब धुआं करके या फिर स्मोक के थ्रू जो भी मॉइस्चर है फूड कंटेंट का उसको हटाया जाता है, उसको वेपराइज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के बारे में हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, मैंने आपको बताया था फर्मेंटेशन इज अ प्रिजर्वेशन टेक्निक नॉट अ कुकिंग मेथड।
तो यहाँ पर हम देखते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, एसिटिक एसिड बैक्टीरिया, यीस्ट हो गया, यीस्ट विथ लैक्टिक एसिड हो गया, यीस्ट विथ एसिटिक एसिड हो गया, मोल्ड्स हो गया, ये सारे फर्मेंटेशन के काम आते हैं। ये जो बैक्टीरियाज होते हैं फर्मेंटेशन के काम आते हैं। अब आप सोचोगे कि मैम ने अभी तो बोला है कि बैक्टीरिया की ग्रोथ रोकनी है, ग्रोथ रोकनी है, यहाँ पर हम बैक्टीरिया ही लेकर के आ गए हैं, बट दीज आर गुड बैक्टीरियाज। ठीक है, ये हमने देखा था। एक और चीज हमने देखी थी ना प्रोसेसिंग में, कि एक मेथड से दूसरे मेथड में चेंज करते हैं फूड को, है ना, सॉरी, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, नॉट मेथड, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करते हैं, जैसे कि दूध को दही में कन्वर्ट किया, तो यहाँ पर वही हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, फर्मेंटेशन करके आपने उस फूड की शेल्फ लाइफ को बढ़ा दिया है, उसके एक फॉर्म से उसे दूसरे फॉर्म में लाकर। ओके, तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहाँ होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होता है वो दूध को कर्ड में कन्वर्ट करता है। ओके, लैक्टोज इज प्रेजेंट इन मिल्क एंड लैक्टिक एसिड इज प्रेजेंट इन दही, जो कर्ड होता है उसमें। ओके, सो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होता है वो लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पर फॉर्म चेंज हो गया फूड का, है ना। एसिडिक एसिड बैक्टीरिया ज्यादातर विनेगर में होता है प्रेजेंट, तो इसको भी अचार वगैरह में यूज किया जाता है। पीछे में हमने देखा था एसिटिक एसिड सॉल्ट्स, इसको ज्यादातर यूज किया जाता है सॉसेस में, चटनीज में, पिकल्स में, जो कि इंडस्ट्री मेड होते हैं। ओके, यीस्ट हो गया, यीस्ट हम यूज करते हैं ब्रेड केक्स वगैरह बनाने में। ओके, तो ये भी क्या कर रहा है, टेक्सचर को चेंज करता है, न्यू फॉर्म में लेकर के आता है, एक फूड को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है। यीस्ट नहीं होगा तो आप केक नहीं बना पाएंगे, है ना। जो सॉफ्ट और जो स्पंजीनेस, जो टेक्सचर आता है केक का, वो कैसे आता है, वो यीस्ट से ही आता है। ओके, यीस्ट को कॉम्बिनेशन में भी यूज किया जाता है, लैक्टिक एसिड के साथ में या एसिटिक एसिड के साथ में। और लास्ट में आ गया मोल्ड्स। मोल्ड्स भी कैसे यूज किए जाते हैं, मोल्ड्स और फंगस जो है समवॉट सेम है, इसको यूज किया जाता है चीज मेकिंग में। दूध को अगर आपको चीज बनाना है, ठीक है, तो आप कैसे बनाओगे, प्रोसेसिंग होती है उसकी भी पूरी। दूध को फाड़ करके पनीर बनाया, पनीर को इकट्ठा करके उसको उस पे बहुत टाइम तक उसको रखा जाता है, जो सम इंग्रेडिएंट्स उसमें ऐड करके काफी लंबे टाइम तक उसे रखा जाता है। और लंबे टाइम में होता ये है कि उसके ऊपर मोल्ड्स जो है वो उग जाती है, तो ये मोल्ड्स की वजह से ही उसमें वो टेक्सचर और वो टेस्ट आता है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्मेंटेशन किस लिए होता है, क्योंकि हमें एक फूड के फॉर्म को दूसरे फॉर्म में चेंज करना होता है, इसीलिए दिस इज ऑल्सो अ टेक्निक ऑफ प्रिजर्वेशन। फिर है हमारे पास में बाय इरेडिएशन। इरेडिएशन एक्चुअली में हम बहुत होम लेवल पर नहीं कर सकते, ठीक है, ये भी इंडस्ट्री लेवल पर होता है और बड़ी इंडस्ट्रीज में होता है, जहां पर बल्क अमाउंट में प्रोडक्शन होता है। वहां पर यहाँ क्या होता है, रेडियो आइसोटोप्स यूज किए जाते हैं। रेडियो आइसोटोप सीधा मतलब आप ये समझो, इतना डीप में समझने की जरूरत नहीं है, कि जैसे बॉडीज में एक्सरेज होता है ना हमारे, तो एक्सरे क्या है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए वो हार्मफुल होता है। ठीक है, तो रेडियो आइसोटोप कोबाल्ट 60 cesium-137 ये यूज किया जाता है, और हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स और एक्सरेज जनरेट किए जाते हैं मशीन से, जिससे कि फूड इरेडिएशन हो, यानी कि फूड में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाए, मर जाए। ठीक है, अब हम थोड़े से ट्रेडिशनल मेथड्स देख लेते हैं प्रिजर्वेशन के। जैसे मैंने आपको बताया था कि काफी ऐसे बहुत सारे प्रिजर्वेशन टेक्निक्स है जो आप अपने घर पे यूज कर रहे होंगे, है ना, बट आपका ध्यान अब जाएगा कि अच्छा हाँ ये तो हम करते हैं अभी घर पे, है ना। एसेप्सिस होता है, एसेप्सिस का मतलब है पूरी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हटाना। ठीक है, बहुत सारे तरीकों से हो सकता है, ये ड्राइंग से हो सकता है ना, सुखा करके, जमा करके, इस तरीके से। उसके बाद में ड्राइंग, आपको पता ही है, मैंने बताया था, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए मॉइस्चर जो है उसको हटा दिया जाता है। सॉल्टिंग मतलब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा के, शुगरिंग भी मतलब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा के। पिकलिंग इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सॉल्टिंग ऑल्सो। यहाँ पर भी आपने पिकलिंग में क्या किया है, उसका ऑयल भी बढ़ाया है, उसका सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ाया है। ठीक है, स्पाइसेस भी यूज किए गए हैं, मतलब एक तरीके से बहुत सारे तरीकों से प्रिजर्वेशन किया गया है, नॉट अ सिंगल मेथड, मेनी मेथड्स आर इंक्लूडेड, राइट। फर्मेंटेशन प्रोसेस से होता है, ये भी एक ट्रेडिशनल मेथड है, विच इज ऑब्वियस, क्योंकि हम काफी लंबे टाइम तक हमारे दादी नानी और उनके पहले से हम दही जमाते हुए आ रहे हैं। ठीक है, स्मोकिंग के थ्रू पहले लोगों के पास में इतना वो नहीं होता था, ठीक है, तो स्मोक जो होती है, ठीक है, धुआं करके फिर फूड जो आइटम जो है उसको प्रिजर्व किया जाता था। कोल्ड प्रिजर्वेशन, हीट प्रिजर्वेशन। ओके, so that's all in this video. I'm going to come back again with another video soon. तब तक के लिए please like this video and subscribe to our channel. Also don't forget to hit the bell icon so that you never miss an update, and as usual drop your doubts in the comment section. Thank you.